एक बार फिर आप सभी कैंडिडेट का स्वागत है चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पर। इसका पार्ट 1 मैंने आपको कल बना दिया था। जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकता है, या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जो है इसका पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की थी CUET के रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कि कैसे फिल करें। आज हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन के आगे का प्रोसेस करेंगे, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, जो 7 हिस्सों में या 7 पोर्शन में डिवाइड है। तो सारी चीज़ें मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा। आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर या लैपटॉप की स्क्रीन पर जो है उसे देख लें। काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तकरीबन इसमें 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा आपको फॉर्म भरने में। डॉक्यूमेंट ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 10th और 12th की आपकी मार्कशीट वगैरह रिक्वायरमेंट है, और एक कोई आइडेंटिटी, आधार कार्ड, स्कूल ID या पासपोर्ट या पैन कार्ड वगैरह ही आपके लिए सफिशेंट होगा। तो यहाँ देख लीजिए, मैं डिटेल साथ के साथ जो है वो फिल करता जा रहा हूँ। मदर की और फादर की मैं फिल कर रहा हूँ। अभी जो है वो एनुअल इनकम है, आर यू ट्विन, तो अगर आप दो हैं तो आप उसमें येस और नो का ऑप्शन कर सकते हैं। तो नो कर दिया मैंने जिस बच्चे का ये है। तो सारी चीज़ें वही हैं, बेसिक चीज़ें इसमें आपसे पूछी जा रही हैं। ये बात आपको सभी को मालूम होगी। बस ये है कि इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही लंबा बनाया गया है। इतना लंबा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 12th के बच्चे हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती। फिर साइबर कैफ़े वाले जो बच्चे होते हैं, साइबर कैफ़े पर जो बच्चे फॉर्म भरवाते हैं, उनसे पैसे जो है वो ज़्यादा ले लिए जाते हैं। और तो और इसकी फ़ीस इतनी महंगी रखी गई है CUET की, जिसकी कोई हद नहीं है। इतनी फ़ीस महंगी है कि कैसे एक निचले तबके का बच्चा जो है वो इस फॉर्म को भर पाएगा। हालांकि उस टॉपिक में मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसका मुझे खुद से इंतज़ार है कि मैं जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो बना दूं। तो ये एड्रेस वगैरह देख लीजिए। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, जो बच्चे रिजर्वेशन कैटेगरी के आते हैं, BPL में आते हैं, तो आप येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो। कश्मीरी माइग्रेंट हैं, नो। इसके बाद एक्स सर्विस मैन है, तो आप येस या नो जो भी आप होंगे वो कर सकते हैं। आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, येस या नो। बच्चे के पास नहीं था, तो इस वजह से उसने सारी चीज़ें जो है वो नो कर दिया। अब हम इसे सेव करके आगे बढ़ेंगे अगले स्टेप पे। तो एक स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा स्टेप जो है वो हमारा चलेगा। यहाँ पे आप साथ के साथ चीज़ों को जो है वो एनालाइज करते हुए चलें, क्योंकि फिर आप उसमें एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में कम मौका मिलेगा। अब यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल भरनी है, जैसे मैंने आपको बताया 10वीं और 12वीं की नीड है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो आपको भरनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 10वीं की, कि 10वीं का रिज़ल्ट आपका पास है, तो आप जो लोग जो है वो पास लिख सकते हैं। उसके बाद आपको पासिंग ईयर लिख देना है। पासिंग ईयर में काफ़ी सारे स्लाइड खुल के आएंगे, तो आप लोग जो है जोन से भी ईयर में आपने पास आउट किया है उसको आप लोग फिल कर सकते हैं। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, यानी कि आपका रूरल है या अर्बन है, यानी कि शहरी क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र है, उसे आप लोग वहीं पर कर सकते हैं। टाइप ऑफ कॉलेज, अगर वहाँ पे लिस्ट आती है, अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है, तो आप लोग जो हैं कोई अदर का ऑप्शन करके, यानी कि अदर का चूज़ करके आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। यहाँ मैंने गवर्नमेंट स्कूल लिख दिया है, और कंट्री इंडिया, क्योंकि इसके जो एग्ज़ाम सेंटर हैं या इसमें जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो फॉरेन कंट्री के भी आते हैं, तो इसलिए सारे ऑप्शन इसमें आपको मिलेंगे। इसके अलावा बोर्ड नेम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, कि अगर आपका CBSE बोर्ड है या किसी स्टेट का बोर्ड है या कोई और बोर्ड है, तो आप उसका यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। अगर बोर्ड का नाम लिस्ट में नहीं है, मान लीजिए कोई आपका ऐसा बोर्ड है जो उसकी लिस्ट में नहीं है CUET की में, तो आप वहाँ पे अदर का ऑप्शन चूज़ करके आप लोग जो है उसमें अपने बोर्ड का नाम या अपने स्कूल का नाम जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, बोर्ड नेम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि CBSE है, और इसके अंतर्गत यहाँ पे स्कूल का नाम मैंने मेंशन कर दिया है, नवोदय विद्यालय। स्कूल कोड, यानी कि जिस एरिया में आपका स्कूल है उसका जो पिन कोड है वो भरना है। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा लंबी मांगी गई है। CUET को इस तरह के पैटर्न को चेंज करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही टिपिकल है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के मार्क्स पूछ लेने चाहिए थे, तो वो भी सफिशेंट है। लेकिन हो सकता है UGC के नए चेयरमैन हैं जो JNU से पढ़ के आए हैं, सॉरी JNU के जो वाइस चांसलर हैं वहाँ, उनको नई नई चीज़ें करने में मज़ा आता है, तो इसलिए उन्होंने शायद ये नया पैटर्न बनवाया हो। लेकिन देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट है। लेकिन काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी है, इसलिए वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे जो हैं गांव देहात से ज़्यादा आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, और उनको ज़्यादातर चीज़ों की मालूमात भी नहीं होती है। तो इस वजह से जो है वो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और उन्हीं बच्चों की रिकमेंडेशन पे ये वीडियो में हम लोग बना रहे हैं। बाकी अगर किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें खुद पर्सनली, हमारा नंबर है 9045220432, आप मैसेज, कॉल या व्हाट्सअप
कुछ भी कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो 10वीं के बाद आपको 12th की सारी चीज़ें भरनी। अगर आपका अपीयरिंग है तो आप अपीयरिंग भर दीजिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, कुछ के बाकी हैं, कुछ के हो गए हैं। रिज़ल्ट नहीं आया तो आप अपीयरिंग में डाल सकते हैं, या फिर आप अगर पास आउट हैं तो पास आउट भी कर सकते हैं। तो बच्चा जो है वो अभी पास अपीयरिंग में है, इसलिए जो है उसको हमने अपीयरिंग में डाल दिया। सेम वही है, सारी चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर बताई है सेम वैसे ही वैसे आपको बिल्कुल नीचे लिखनी है। लेकिन इसमें आप लोग ध्यान रखें कि रोल नंबर वगैरह या बोर्ड का नाम जो है वो आप अच्छे से देख लें, क्योंकि करेक्शन करने में फिर प्रॉब्लम आ सकती है। और स्पेलिंग का भी ख़ास तौर से ख्याल रखें, और कोशिश करें कि फॉर्म भरते वक्त आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हों वो सारे आपके पास अवेलेबल हो, ताकि आपको बार बार उठ के जाना ना पड़े। पीडीएफ में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी रिज़र्वेशन की, जो मैंने आपको बता दिया था। ये रिज़र्वेशन कैटेगरी में है तो आपको ओबीसी का, एससी एसटी का आपके पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा फ़ोटो और सिग्नेचर की आपकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे 10वीं की और 12वीं की सारी क्वालिफ़िकेशन मैंने भर दी है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप जो है फिर आगे नेक्स्ट कर देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, ये सबसे अहम है। यहाँ पे आपको जो है वो किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे पहले यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद किस यूनिवर्सिटी में जौन सा प्रोग्राम आप करना चाहते हैं, एटलीस्ट आपको 1 जो है वो चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम और सिलेक्ट प्रोग्राम नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने जेएनयू कर दिया है। स्क्रीन पे बहुत सारे, आप जब सिलेक्ट करेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, तो उसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया भी है, अलीगढ़ भी है, बीएचयू है, लेकिन जो कोर्स अडोप्ट किए हैं वही वहाँ पे उनको सिलेक्ट करने होंगे। यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे प्रोग्राम का करना होगा, किस प्रोग्राम में आप लोग करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिलेक्ट और एक प्रोग्राम आपको ज़रूर चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक सिलेक्ट कर लिया हूँ, यूनिवर्सिटी कर लिया था, सॉरी दोबारा से जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो गया, लेकिन मैं इसमें जो फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ वो जेएनयू का कर रहा हूँ। यही चीज़ मैं देखना चाह रहा था कि किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाया है कि चीज़ें आपको वही शो होंगी जो ये चाह रहे हैं CUET वाले। तो यहाँ पे मैं जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे को जो है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है BA फ्रेंच में। तो यहाँ BA फ्रेंच कर देता हूँ। आप एक ही चूज़ कर सकते हैं, अदर चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ये प्रोग्राम जो है BA फ्रेंच चूज़ किया। अगर मैं और करना चाहूँ कि भाई मैं और दूसरा प्रोग्राम लेना चाहता हूँ, तो आपको जो है वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें पॉपअप मैसेज आ जाएगा। आप देख सकते हैं, यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड दिस यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम, सिलेक्ट अनदर ऑप्शन। अगर आपको कोई दूसरी लेनी है तो आप जो है वो दूसरा कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फॉर्म में लिख दिया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी BA ऑनर्स, और अब मुझे आगे जाना होगा। तो अब जैसे ही मैं आगे गया तो यहाँ पे मेरा वही आगे जो सबसे बड़ी मुश्किल है बच्चों को, स्लॉट यानी कि सब्जेक्ट का सिलेक्शन आप लोगों को किस तरह से करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बता दी गई थी। काफ़ी मरतबा मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया था। तो यहाँ पे आपको डोमेन फर्स्ट में 13 लैंग्वेज है और सेक्शन 2 में 19 लैंग्वेज है, तो उसमें से आपको कोई सी भी एक चूज़ करनी होगी और वो स्लॉट 1 में आएगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट में मैंने इंग्लिश चूज़ कर लिया, और अब मुझे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 चूज़ करना है, जिसमें आपको जो है बताया गया है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। ये थोड़ा टिपिकल भी है कि कोई बच्चा जो है वो ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, हो सकता है उसके पास 12th में वो ना हो, लेकिन उसे तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट जो है वो मैंने पहला हिस्ट्री ले लिया है, और फिर उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट होगा, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा डोमेन का, उसमें भी काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है। यहाँ पे शो नहीं हो रहा है आप लोगों को, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर कुछ इसी तरह से बनाया गया है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप पूछ सकते हैं। तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मैंने दूसरा जो है वो ज्योग्राफी ले लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट, यानी कि सेक्शन 3 जो है, जिसमें आपका रीजनिंग आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, GS आएगा, यानी कि GK वगैरह आएगा, वो आप देना चाहते हैं या नहीं। तो बच्चे यहाँ पे आप येस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब ये नहीं पता कि किस यूनिवर्सिटी किस को बेस बना के आपका सिलेक्शन ले ले। तो बच्चे का येस कर दिया, हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी चाहे, कोई यूनिवर्सिटी ना चाहे, तो इससे आप लोग जो है वो येस ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर दूसरा स्लॉट आप देख सकते हैं, सिलेक्ट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर सेकंड स्लॉट। इसमें भी आपको वही पहले जो लैंग्वेज आएगी उसमें से 13 लैंग्वेज में से आप कोई सी भी ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, यानी कि जो इंडियन लैंग्वेज है उसमें से आप कोई सी भी एक चूज़ कर सकते हैं। दूसरा वही है जिसमें आपको
करना है तो बच्चे को बीए फ्रेंच करना था, तो इसलिए इस बच्चे ने बीए फ्रेंच को चूज़ कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप एक पेपर को पहले सिलेक्ट कर चुके हैं तो दूसरी बार आप उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि जो स्लॉट 1 में कर लिया वो आप स्लॉट 2 में उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए जो है वो आपको यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर मैंने उसका कोड जो है वो 323 यानी कि पॉलिटिकल साइंस को सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे नेक्स्ट सब्जेक्ट जो चूज़ करना है डोमेन स्पेसिफिक में, वो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड कर लिया। आप उसमें देख सकते हैं बहुत 27 सब्जेक्ट हैं, 27 सब्जेक्ट में से आप कोई से भी 4 कर सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम आपके लिए 6 सब्जेक्ट का रूल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग इसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो 5 हैं उसमें हम लोग एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे ताकि जो फॉर्म है वो हम लोग आगे भर लें। तो मैंने यहाँ पे सोशियोलॉजी कर लिया और यहाँ पे टिक कर दिया है डिक्लेरेशन पे, और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे जो जो मैंने लेने हैं। इंग्लिश आ गया, हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया, हिंदी आ गया, फ्रेंच आ गया, पॉलिटिकल साइंस आ गया, टीचिंग एप्टीट्यूड आ गया, सोशियोलॉजी आ गया। यानी कि आप कोई सी भी इंडियन लैंग्वेज 2 ले सकते हैं और एक आप चाहें तो फॉरेन लैंग्वेज ले सकते हैं। आप उर्दू भी ले सकते हैं, तमिल, तेलुगु कोई सी भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपसे बाद में पूछा भी जाएगा कि आपका मीडियम कौन सा रखना है। आप 13 लैंग्वेज जो आपकी है उसमें आप पेपर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर मीडियम, तो आप किसी भी इंडियन लैंग्वेज में पेपर ले सकते हैं, वो आपको सारे सेक्शन उसी लैंग्वेज में मिलेंगे। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ, एक ऑप्शन पूछा गया था कि आप लोग CUET की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं या बुक्स वगैरह से पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने ऑप्शन सेल्फ कर दिया था। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कोचिंग ले रहे हैं या खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, बुक से आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर के बारे में पूछा गया। आप सेंटर जैसे चूज़ करेंगे वो आपको ऑटोमेटिकली दिखा देगा, आपको उसी में से जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। और कोई भी 2 सेम सेंटर आप चूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपको अलग अलग सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने पहले जो किया था और 4 जो है वो सेम कर दिया था, इसलिए जो है एरर आ गया। तो मैं इसे दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी जो है अपने नियर बाय देख लीजिएगा, क्योंकि नियर बाय सेंटर जो है वो अवेलेबल है। CUET के जो सेंटर है वो तमाम सेंटर जो हैं वो सारे शहरों में अवेलेबल होंगे। इसके साथ साथ आप फॉरेन कंट्री में भी दे सकते हैं। 13 फॉरेन कंट्री है जिसकी लिस्ट मैंने आपको कल दिखा दी थी। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने 3 सेंटर को भर दिया, अब मुझे चौथा भरना है। एक स्टेट में जो है वो आप 2 सेंटर भर सकते हैं, लेकिन एक सेंटर को दोबारा नहीं कर सकते। तो उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद और उत्तर प्रदेश नोएडा को मैंने टिक कर दिया। अब ये सारी चीज़ें जो है वो दोबारा से मुझे दिखाएगा कि आपने ये सेंटर भरे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ग्रेटर नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश का ही है। तो मैंने क्लिक कर दिया और फिर मैं आगे बढ़ा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 4 डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, फ़ोटो, साइन, 10वीं की मार्कशीट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ें आपको भरनी होगी। अगर आप यहाँ पे 12वीं पास आउट कर देते हैं, क्योंकि बच्चा जो अपीयर में इसलिए जो है अभी उससे डॉक्यूमेंट नहीं मांगा है। अगर आपका पास आउट है तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सारे JPG में हैं, सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको PDF में भरने होंगे। तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए सारे डॉक्यूमेंट्स, और अब मैं लास्ट वाले ऑप्शन पे पहुँचा हूँ जिसमें मेरा पोर्शन खुला है प्रीव्यू का, यानी कि लास्ट स्टेप है। आप देख सकते हैं ऊपर सब में ग्रीन हो गया, यानी कि सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो गई हैं। आप लोग फ़ोन नंबर को याद कर लें, क्योंकि इसी से जो है वो आपका एडमिट कार्ड ओपन होगा। क्योंकि अगर एडमिट कार्ड ओपन तभी होगा जब आपके पास ये फ़ोन नंबर अवेलेबल होगा। वैसे ये आपका मेल पे भी आ जाएगा, आप जो है मेल पे से भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा यही है कि आप लोग इसे या तो नोट कर लें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप लोग इसे संभाल के रख लें। यहाँ पे आप सारी चीज़ों को देख लें कि सारी चीज़ें आपने ठीक भरी हैं या नहीं भरी है। अगर कोई करेक्शन करना होगा तो आप लोग अभी जाके बैक में जाके करेक्शन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ही आराम से और बहुत ही सावधानी से भरनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ीस, मैंने जैसे बताया था फ़ीस बहुत महंगी है। अब बताइए कि 1200 रुपये फ़ीस है, स्लॉट 1 की 600 और स्लॉट 2 की आपकी 600। ये तो सिर्फ OBC की है, जनरल की 650 है और SC की 550 रुपये फ़ीस है। अगर वो दोनों भरेगा तो तकरीबन 1000-1500 का उसका खर्चा आ जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ीस है। इस बारे में मैंने UGC के जो NTA एग्ज़ाम करा रहा है उसको ट्वीट भी किया था, काफ़ी बच्चों ने देखा भी है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बर्डन हो रहा है बच्चों पे इस फ़ीस को लेके, बहुत ही हाई फ़ीस है।
तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप टिक करते रहिएगा साथ के साथ कि आपने सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर ली हैं। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने जो फॉर्म भरा है वो बिल्कुल ठीक भरा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों पे टिक करने के बाद जो है वो आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे कर देना है और आप जो है वो पेमेंट की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है कि आपको किसी भी तरह कोई करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। फीस पे जाने के बाद आपसे आपका ईमेल वेरिफिकेशन पूछा जाएगा और ईमेल वेरिफिकेशन पे आपको एक कोड आएगा। वेरीफाई करने के बाद वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। देखिए वेरिफिकेशन कोड के लिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, आपकी मेल पर जो है वो आ जाएगा। इसके लिए टाइमिंग दिया गया है तकरीबन 15 मिनट में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो फिलअप करनी ज़रूरी है, क्योंकि मेल का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपकी मेल पर आएगा, चाहे हम बात करें एडमिट कार्ड की, चाहे हम बात करें आंसर की या आपकी एग्ज़ाम डेट की, सारी चीज़ें आपको ज़्यादातर मेल पे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद सीधा ऑप्शन खुल के आ जाएगा आपके फ़ीस पेमेंट वाले पे कि आपको सारी चीज़ें फ़ीस पेमेंट के लिए जानी है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों पे टिक हो गया है। अब बचा है सिर्फ माई पेमेंट। ये लास्ट ईमेल भी हो गया, मोबाइल भी, फॉर्म और अप्लाई सब चीज़ हो गई और सारे ग्रीन हो गए। ये लास्ट टाइम एक बार फिर से फॉर्म खुल के आएगा और फिर चले जाएगा प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में। एक बार मैं इसे फिर देख रहा हूँ ताकि कोई गलती ना हुई हो बच्चे के साथ। आप भी जो है वो फ़ीस सबमिट करने से पहले एक बार देख लें, क्योंकि अगर कोई गलती होगी तो वो करेक्शन आप लोग कर सकते हैं फ़ीस सबमिट से पहले। अगर फ़ीस सबमिट के बाद जो है वो करेक्शन का मौका जो है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर रहा हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता और स्टेप बाय स्टेप। और लास्ट स्टेप जो बचता है वो बचता है आपका प्रीव्यू का। और प्रीव्यू होने के बाद सीधा मैं जाऊँगा पेमेंट पे। तो मैं सीधा चलता हूँ पेमेंट पे और पेमेंट करने से पहले फिर वो आपसे दोबारा पूछेगा कि आपने जो फॉर्म चेक किया है उसमें कोई गलती या कोई मिस्टेक तो नहीं है। फिर से आपसे उन्हें सारी चीज़ों पे जो है वो टिक करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। फिर वो दोबारा से आपसे पूछेगा अगर आप चेक करना चाहते हैं तभी, अगर आप चेक नहीं करना चाहते हैं तो वो जो है नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी आप जब इतना टाइम ले रहे हैं तो 1-2 मिनट का टाइम और ले लीजिएगा। आप उससे बड़े इत्मीनान से जो है वो सारी चीज़ों को चेक कर लीजिएगा, नेम, फादर नेम, मदर नेम। क्योंकि जेएनयू में या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छोटी छोटी मिस्टेक पे जो है वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। अगर कोई मिस्टेक आती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, चाहे सरनेम की बात करें या मिडिल नेम की बात करें। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सही सारी चीज़ों को जांच लें और परख लें। तो प्रोसीड टू पे पे चल लेंगे हम और फिर जैसे ही हम पेमेंट की तरफ जाएंगे तो वो आपके पास खुल के आ जाएगा और ये वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आप कनारा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या पेटीएम या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट कर सकते हैं। ये सारे पेमेंट ऑफ मोड हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एसबीआई के सारे ऑप्शन हैं, आपके कोई सा भी आपको सूटेबल लगे उसके चार्जेस वगैरह जो हैं यहाँ पे नीचे मेंशन है। तो यूपीआई ज़्यादा बेहतर है क्योंकि यूपीआई से ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी हो जाती है और कोई जीएसटी वगैरह का चार्ज भी नहीं लगता है, बहुत ही ईजी है। और उस पर आप क्यूआर कोड से ज़्यादा करेंगे तो बेहतर रहता है, क्योंकि इससे जो चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। तो अभी साइट जो है वो थोड़ी सर्वर प्रॉब्लम कर रही है, ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम अनेबल टू जनरेट द क्यूआर कोड। ठीक है, चलिए ये नहीं कर रहा है तो किसी दूसरे मोड से भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को पूरा इन्फॉर्म करके बताया जाए कि फीस सबमिट के बाद का क्या प्रोसेस है। तो जैसे ही मैं दूसरे इस पे आया हूँ तो वेबसाइट जो है वो थोड़ा सा भी हैंग कर रही है, क्योंकि एकदम से बच्चे जो है वो फॉर्म भर रहे हैं। तो फॉर्म भरने का मकसद यही था, सारी चीज़ें आ गई, बस लास्ट स्टेप आपका बचता है वो है फीस सबमिट का। आप फीस सबमिट कर देंगे, फिर बाद में उसका प्रिंट लेके आप उसे सेव कर लीजिएगा। यही सारी चीज़ें थी। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आप लोग आराम से इसे देख लीजिएगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। शुक्रिया।